बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर जो महफूज फैसला था वो आज सुनाया गया और उनकी सजा को मुअत्तल कर दिया गया, साथ उनकी जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया गया है। दो रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे थे, उन्होंने मुख्तसर फैसला सुनाया। इसके बाद अब इसका तहरीरी जो फैसला है वो भी जारी कर दिया गया, 8 सफ़ात पर मबनी है, जिसमें कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। सजा का दौरानिया कम होने के सबब ये जमानत दी गई है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तेहकाक है। इसके अलावा जहां तक उनकी नहली का ताल्लुक है वो बरकरार है और जो केस के मेरिट हैं उसको अभी नहीं परखा गया। ये कम दौरानिया के सबब उनकी जो सजा मुअत्तली का फैसला ये सामने आया है। इस पर हम देख रहे हैं कि कानूनी और सियासी हलकों में रद्द अमल भी आ रहा है। अलबत्ता साइफर गुमशुदगी केस में खसूसी अदालत के जज साहब ने चेयरमैन पीटीआई को 30 अगस्त यानी कल तक जुडिशल रिमांड पर रखने का फैसला भी सुनाया। लिहाजा जो उनकी जमानत पर रिहाई का हुक्म था वो उसमें ये रुकावट हाइल है। इसके अलावा जो 1 लाख रुपए मचलकों के एवज उनकी रिहाई अमल में आनी थी, वो जो मरला है, वो मामला है, वो भी कल जाकर मुकम्मल होगा। और कल खसूसी अदालत के जज साहब जनाब अब्दुल हसनान साहब ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो साइफर गुमशुदगी केस है उसमें अदालत के रूबरू पेश किया जाए। तो ये वो मामला है जिस पर हम बहस करेंगे। आपके लिए है कि 5 अगस्त को इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को तोशाखाना केस में 3 साल की कैद, 1 लाख जुर्माना और 5 साल के लिए फिर इनको नाअहल करार पाए थे उस कन्विक्शन के सबब। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा आज निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब की सरबराही में निगरान वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें बिजली के बिलों समेत जो एजेंडे के नुकात थे वो जेर बहस आए। आपके इल्म में है कि बिजली के बिलों के हवाले से वजारत तवानाई को प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि वो इस हवाले से तजावीज़ और प्रपोजल्स लेकर आएँ कि किस तरह अपने मैंडेट में रहते हुए केयर टेकर गवर्नमेंट, जहां पर IMF के साथ कमिटमेंट्स हैं, उसके साथ साथ रहते हुए आवाम को रिलीफ दिया जा सके। इस मामले से भी बात करेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि मुशावरत का सिलसिला जारी है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा वफ्द ने इलेक्शन कमीशन वो आए और मुलाकात की। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेंटर शाही रहमान साहबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम ओहदेदार हैं, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 90 दिन के अंदर इलेक्शन का जो मौक़िफ़ है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा गया और एक अच्छे माहौल में मुलाकात हुई। इसके अलावा हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG बलूचिस्तान, इन तमाम ओहदेदारान से भी इलेक्शन कमीशन की मुलाकात हुई और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि तमाम तर कानूनी और दीगर आइनी मामलात को देखकर इस सिलसिले में तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो ये वो आज के मामलात हैं जो हम प्रोग्राम में अपनी नशिस्त में उठाएंगे। 3 मौजूद मेहमान शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ हमसे करा देते हैं। हम इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब, अ वेरी नोटेड लॉयर, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब कि आपने वक्त दिया। हमारे साथ नशिस्त कर रहे राना एहसान अफजल खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है और बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में गहरी गिरफ्त रखते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रही हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा, सिंध असम्बली की मेंबर रह चुकी हैं, बहुत नुमाइंदा रहनुमा है उनकी। आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। मैं हारून रशीद साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगा क्योंकि फैसला है, इसके कानूनी नुकात पर भी बहुत बात हो रही है। सर, तहरीरी फैसला भी आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें बताया गया है कि चूंकि सजा का दौरानिया कम है, लिहाजा जमानत जो है वो ऐसे मामलात, ऐसे केसेस में दे दी जाती है और वो सवाबदीद होती है हाई कोर्ट की। क्या कहेंगे, ये जो सारा मामला था, फिर इस हवाले से ट्रायल कोर्ट में सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हमें सुनाई दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल फैसला महफूज किया था, आज सुनाया है, इस हवाले से आपकी राय? थैंक यू जी। असल में इन तरह के केसेस में ज़मानत रूटीन में हो जाती है। अच्छा, जिसमें 3 साल हो या प्रॉपर्टी क्लास में फाल ना करते हो जो ऑफेंसेस 7 साल से कम हो, तो वो जल्द ही ज़मानत हो जाती है ताकि अपील जो है वो पेंडिंग रहे और उस अपील पे बाद में जो भी हेयरिंग जब होगी दोनों पार्टियां करेंगी आर्गूमेंट्स, तो फिर फैसला हो जाता है कि वो फैसला बहाल रखा जाए या एक्यूज़ को एक्विट किया जाए
तो यही लेकिन यही इसमें मैं situation है। हारून साहब, मेरा जहन में सवाल था कि जब इस्लामाबाद के एक जज की जानिब से, सेशन जज कोर्ट की जानिब से ट्रायल कोर्ट में फैसला आया और फैसले की जो सजा है उसको मुअत्तल किया जाए, उससे उस फैसले पर क्या इम्पैक्ट आता है? क्योंकि जो चेयरमैन पीटीआई के हल्के हैं वो तो इसको अपनी एक विक्ट्री करार दे रहे हैं कि फैसले में जान नहीं थी इसलिए ये मुअत्तल हो गया। नहीं नहीं, फैसले में जान देख के उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने जो सेंटेंस है वो शार्ट है, ठीक वो है, 3 सजा years से शॉर्ट जी है। जी, वो उसकी शार्ट है, तो उसमें लीगली उन्होंने दी है, इसलिए नहीं दी कि उसमें कोई कन्वेक्शन में डाउट है। इस चीज़ पे तो बहस होगी लास्ट पे। लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंजारा नहीं, साहब वो ने तो अपना यही माइंड दिया यही था, बेंच, उन्होंने कहा वो उन्होंने ऑब्जर्वेशन नजर में वैसे इस फैसले में ऑनरेबल सुप्रीम खामियां कोर्ट हैं। को ये रिमार्क्स देने ही नहीं चाहिए थे। उसकी अच्छा। वजह ये है कि एक मैटर पेंडिंग है हाई कोर्ट में, और जो भी फाइल है या जो केस फाइल है वो हाई कोर्ट में के ठीक है। सामने है, ओके। वो तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है ही नहीं है। एक और छोटा सवाल फिर मैं राना एहसान साहब के पास जाऊंगा। आपने कहा कि ज़ाहिर बात है अब ये तो अपील पेंडिंग है, जी। कन्विक्शन उनकी बरकरार है, नाअहली भी बरकरार है। नहीं, नाअहली की ये चूंकि सस्पेंड हो गई है कन्वेक्शन, इसलिए उन्हें फिलहाल ये नाअहली जो है वो ये चीज़ें सारी रुक जाती हैं। नहीं, नाअहली जो है वो उनको देखें ना, जो सज़ा है वो मुअत्तल की गई है, ठीक है, कि वो सज़ा बाद में देखेंगे कि दोबारा दें या बरी करें। लिहाजा वो अभी जो है वो मुअत्तल है। ठीक जी। है, राना एहसान साहब के पास चलते हैं। राना एहसान साहब, सर मेरी आवाज आ रही? जी जी, आप राना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने सुना वकील साहब ऑनरेबल पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान बार काउंसिल, उनके वाइस चेयरमैन कह रहे हैं ये कम दौरानिये की वजह से जो है वो जमानत रूटीन में दी जाती है और ये मिल गई है, और अभी तो केस के मेरिट जो अपील पेंडिंग है उस पर फैसला होगा, तो फिर क्यों कर आपकी पार्टी के सरबरा शहबाज शरीफ साहब का इतना सख्तगीर मौकफ आया? अभी तो मेरिट पे फैसला होना है, ये तो 3 साल की सजा थी इसलिए बेल मिल गई है। राना एहसान साहब, देखें, जो कैप्टन सफदर थे उनको उनकी 1 साल की सजा थी और उन्होंने 3 महीने जो है वो कैद काटी, और फिर उनका जाके जो ट्रायल था, वो जो केस था वो सस्पेंड हुआ और उनकी अपील जो है वो दायर हुई। इसके अंदर मेरा ये ख्याल है, इसके ऊपर क्लैरिटी आप ले लें कि मेरे ख्याल से जो सज़ा जो उनकी नाअहली है वो तो स्टिक करती है, लेकिन अब ऑब्वियसली जब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलेगा तो फिर ये डिसाइड होगा कि ये जो है सज़ा भी कंटिन्यू करती है या नहीं करती। लेकिन नाअहली तो मेरे ख्याल से शायद कंटिन्यू करती है। इस पे मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इसमें मैं लॉयर नहीं हूँ, तो कोई आप बेहतर ज़्यादा क्लैरिटी से पूछ सकते हैं कि क्या मामला है। वो तो सर मैं पूछ चुका। सवाल मेरा ये था कि हमारे यहाँ सियासी जमातों की जानिब से फैसला अगर उनके हक में ना आए तो रिएक्शन आता है, और मैं सिर्फ आपसे सवाल करने का मकसद नहीं है कि सिर्फ आपसे पॉइंटेड है, ये हम अमूमी तौर पे एक ट्रेंड देख रहे हैं। तो उस हवाले से मेरा सवाल था कि अगर ये कम दौरानिये की वजह से मिल गई, आपको गिला ये है कि कैप्टन सफदर साहब को उस दौरानिये में नहीं मिली, लिहाजा ये जल्दी मिल गई, ये एक वजह बनी? मैं तो सिर्फ हाईलाइट कर रहा था कि पहले जो साकिब निसार की जो सुप्रीम कोर्ट थी वो एक बायस सुप्रीम कोर्ट थी और उसका झुकाव एक एजेंडे पे थी। अच्छा। तो अभी यहाँ ये ऐसा तासुर दिया जाता था कि इनके साथ यही जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, कोई ज्यादती कर रहे हैं और वो गैर जानिबदार हैं, और गैर जानिबदार नहीं है, और वो कोई इनके साथ, लेकिन उन्होंने दे दी। तो ये मेरे ख्याल से मिलती है, ये तो एक रेगुलर बात है, उनको बेल मिलनी थी और वो उनको मिल गई। तो इसमें तो मैं तो इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। ओके, आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। शर्मिला फारूकी साहबा, आपका क्या राय है जो आज काफी ज्यादा सियासी और कानूनी हलकों में जेर बहस है चेयरमैन पीटीआई को, जो एक बड़ा केस है तोशाखाना केस, उसमें उनकी सजा मुअत्तल कर दी गई है और उनको जमानत पे रिहाई का उनका हुक्म जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है? जी शुक्रिया अनवार साहब। देखिए ये एक प्रोसेस है, इट्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ज़ाहिरी बात है जब वो अपील के अंदर गए थे और एक मुकदमा लड़ा था, तो अगर आई थिंक इनके केस के अंदर कुछ फैसला मैं समझती हूँ कि कुछ ज़्यादा जल्दी आ गया। अच्छा। बट अक्सर केसेस में ये होता है कि जहाँ पर सज़ा 10 साल से कम होती है तो वहाँ नॉर्मली सेंटेंसेस सस्पेंड हो जाते हैं, और फिर ये मेरिट पे नहीं होते बट प्रिलिमिनरी उसके अंदर ये हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जाके केस के मेरिट के ऊपर फिर डिस्कशन होती है, फिर अपहोल्ड करना हो तो अपहोल्ड करते हैं, वरना उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देते हैं। बट अगेन अब ये प्रोसिक्यूशन का काम है कि प्रोसिक्यूशन किस तरीके से अपना मुकदमा लड़ती है हाई कोर्ट के अंदर।
ज़ाहिर बात है कि मुख्तलिफ हलकों के अंदर और बिलखुसूस मीडिया में और पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर ये केस बहुत ही अहमियत का हामिल था, बिकॉज ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर सबकी नज़रें थीं। जो आज तक की इत्तला है वो यही है कि शायद उनको डी अरेस्ट किया गया है दूसरे साइफर वाले केस के अंदर। सो लेट्स सी, क्योंकि जो भी मुकदमात हैं उनका सामना तो उनको करना पड़ेगा। अब इवेंचुअली क्या होता है, ये मुकदमा कहाँ तक जाता है, इसका हतमी फैसला क्या होता है, कब होता है, ये देखने वाली बात है। अहम नुकता आपने उठाया। मैं हारून रशीद साहब, इस पे मेरे दोनों जो ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्विफ्टनेस के साथ जो जस्टिस मिला है, वैसे तो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन ये इनको ये है कि बाकी केसेस में उतनी तेज़ी के साथ जो है वो अपीलें नहीं लगती थी। चेयरमैन पीटीआई को ये एक एज हासिल है। यू एग्री विद देयर आर्गुमेंट? इस तरह है ना कि जो कन्वेक्शन हो जाती है तो एक्यूज की तरफ से जाहिर है विद इन लिमिटेड टाइम जो है वो अपील फाइल करनी होती है, लिमिटेशन होती है, और उस टाइम पीरियड के दौरान अगर अपील फाइल होती है तो साथ एक एप्लीकेशन जाती है कि मीन वाइल जो कन्वेक्शन हुई है उसे सस्पेंड कर दिया जाए और बेल ग्रांट कर दी जाए, और अब जब तक अपील का डिसीजन नहीं होता। और इस तरह अमूमन हो जाती है बेल, लेकिन उन लोगों की नहीं होती जो प्रीवियसली कन्वेक्ट हों या हार्डन क्रिमिनल हों, जिनके वो नहीं, वो तो पैरेलल ड्रॉ करें सियासी जो और बाकी सियासी है, लेकिन सज़ा की हद तक ये है कि उन्होंने जो बेल दी है वो अब सस्पेंड हुई है, कन्वेक्शन हुई है। जब आर्गूमेंट्स होंगे फाइनल उस पर अपील पे तो वही सज़ा जो है वो बहाल भी रह। ये भी मेरे ख्याल में आप तो वकील बेहतर समझते हैं, आजकल तो छुट्टियां भी हैं, शायद छुट्टियां हैं, लेकिन वो नंबर पर उसमें भी फिर नंबर लग गया, नंबर लगते हैं अदालती तो तो ईयर वाइज फिक्सेशन होती है। ओके, जो पुरानी अपीलें हैं पहले वो सुनी जाएंगी, जब इसका नंबर आएगा तो फिर ये। ओके। और दूसरा वो जो राना एहसान साहब का ये कहना है कि उनको ये है कि नाअहली जो है वो इंटैक्ट है। आप कह रहे हैं नाअहली भी जब कन्वेक्शन ही सस्पेंड हो जाए तो फिर नाअहली वो अब कन्वेक्शन नहीं है जी, तो फिर नाअहली तो स्टैंड फिर है, नाअहली भी नहीं होती। अच्छा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ने की हो, उसका वो देखें ना, एक ऑर्डर हो गया है कि वो जो सजा है वो उसे हम रोक देते हैं। ओके, तो उसमें वो नाअहली भी शामिल है। चलें, राना एहसान साहब ये आपने सुन लिया। हारून रशीद साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन है, कह रहे हैं जब सजा ही रोक ली गई, मुअत्तल कर दी गई, तो वो नाअहली भी इनकी राय के मुताबिक, कानूनी राय के मुताबिक वो भी रुक गई है। मैं शर्मिला फारूकी साहबा, ये अहम नुकता है, ज़रबत इस पर भी बात करेंगे। आपने कहा कि उनकी साइफर केस में जुडिशियल रिमांड पे जज साहब ने भेजा है और कल जो है वो पेशी है। ज़ाहिर बात है गिरफ्तारी जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो चेयरमैन पीटीआई हैं। आप समझती हैं वो मामला भी बहुत अहम है साइफर गुमशुदगी का? फिर 9 मई के वाकये के हवाले से हमला केस में भी जज साहब ने इजाज़त दी हुई है चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के हवाले से। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि लीगली उनका क्या मुस्तकबिल रोशन नज़र आ रहा है या तारीकी है? अनवार साहब, देखिए, मुकदमात का तो सामना करना पड़ेगा, वो तो सभी करते हैं, और हर मुकदमे की अपनी एक अहमियत होती है और उसकी अपनी एक नौयत होती है। जिस तरीके से तोशा खाना केस की बड़ी एक अहम नौयत थी, इस तरीके से साइफर का मामला, क्योंकि ये तो ऐसा मामला है जहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है वो हरकत में आ जाता है, और इसके ऊपर तो उन्होंने पूरा एक नैरेटिव डेवलप किया था कि किस तरीके से बैरून मुल्क साजिश के तहत जो है इनको यहाँ से हुकूमत से हटाया गया। तो अगेन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। इसी तरीके से इमरान खान साहब का जो, देखिए, मसला क्या है कि इन मुकदमात में जब तक इवेंचुअल फैसले आते हैं, क्या होता है, आया जब इलेक्शंस होते हैं तो उसमें फिर क्या इनका लाएमल रहेगा, वेदर ही विल कंटेस्ट इलेक्शंस और नॉट, ये बहुत सारे सवालात हैं। मैं समझती हूँ कि इन मुकदमात को एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत जो है अपने अख्ताम तक पहुँचना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी किस्म की फेवरेटिज्म या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। एंड वी एक्सपेक्ट कि जुडिशरी जो है वो इंसाफ के सारे तकाजे पूरी करेगी, प्रोसिक्यूशन अपना काम करेगी, और ये एक पूरा प्रोसेस जो शुरू हुआ है ये अपने पाए तकमील तक पहुँचेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये बिलीव करते हैं कि तमाम सियासी जमातों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अब जो अगले इलेक्शन होंगे पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ही अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि 2018 में जो इलेक्शन हुए वो सिलेक्टेड हुए और उस पर बहुत सारे एतराज़ात थे जमातों को। सो ये इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और अगर पाकिस्तान को आपने सियासी और समाजी
और आपने मुआशी अगर आपने इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। ये तो इसमें आपकी बात बिल्कुल बजा है कि दैट इज द वे फॉरवर्ड। राना साहब, बिफोर आई गो फॉर ब्रेक, सर आपके कमेंट्स उन्होंने बताया, हारून रशीद साहब ने, कि वो जो नाअहली है वो भी अब मुअत्तल हो गई है, तो सर इस हवाले से आपकी क्या राय है? और दूसरा, ज़ाहिर बात है साइफर केस वो भी बड़ा अहम है, राना साहब आप समझते हैं उससे चेयरमैन पीटीआई उससे निकल पाएंगे या उसमें उलझे रहेंगे? देखिए, जो साइफर केस है, मेरे नज़दीक तो जितने भी इल्ज़ामात फॉरेन फंडिंग के हों, वो जो ट्रस्ट के ऊपर 650 केनाल का इल्ज़ाम है, तोशाखाना हो, इनसे सबसे, जी अलकादर ट्रस्ट, ये सबसे संगीन इल्ज़ाम है साइफर का, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने पूरी कौम को गुमराह किया और फिर जो नफरत के बीज बोए वो रिजल्ट हुए 9 मई के अंदर, जो इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा लगा रहा, और वो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को मिसयूज करके, फॉरेन पॉलिसी को दाव पे लगा के पाकिस्तान की, ये सारे बहुत बड़े मेरे नज़दीक क्राइम हैं। तो ये तो एक ओपन एंड शट केस है उनके खिलाफ, मेरे ख्याल से ये इसके अंदर वो नहीं बच पाएंगे। ये तो सर इसका मतलब आपके जो ज्यादातर होप्स हैं वो उनकी नाअहली पे ज्यादा मुंतज हैं, राना साहब? नहीं, मैं तो संगीनी की बात कर रहा हूं। जो ये मेरे नजदीक जो क्राइम उन्होंने साइफर के साथ ड्रामा करके कमिट किया, वो निहायत ही संगीन है, और ये सबसे जो सख्त इल्जाम अगर उन पे कोई है तो वो ये साइफर वाला है। ओके सर, आप साइफर, वैसे तो नाअहल तो वो ऑलरेडी हो चुके हैं, ये इसके ऊपर अब ये मेरे लिए दिस इज अ न्यूज के ये जो है वो उनकी वो भी खत्म होगी, ये मेरा ख्याल था, और मैं इससे अपनी टीम जो लीगल टीम है उनसे भी डिस्कस करूंगा कि ये क्या वाकई मतलब आपके लिए ये सिल्वर लाइनिंग थी कि उनकी नाअहली बरकरार है सजा मुअत्तली के बाद, लेकिन हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि वो भी खत्म हो गई है। देखिए, बिल्कुल अगर हो गई है, जो कानूनी तरीका है वो होना चाहिए। यहाँ ये जरूर हम कहेंगे कि जो विश यू गुड लक और ये सारे जो इल्काबात हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचे, और जो मॉनिटरिंग जज पहले, लेकिन अभी तो आप कहते हैं आपको इसमें इतराज है, लेकिन आप शहबाज शरीफ साहब की बात को एको कर रहे हैं कि चले ठीक है सर, इट्स पार्ट ऑफ द नैरेटिव। हमें इतराज नहीं है, लेकिन हम इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के केस पे तो मॉनिटरिंग जज बिठाए गए, हाँ ये बात है, जो कर रहे थे कि उनको सजा हो। यहाँ बड़ी अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस साहब खुद मॉनिटरिंग जज बन गए, क्योंकि उनको बड़ी फिक्र थी। तो ये फिक्र अगर बाकी जो पाकिस्तानी हैं या बाकी और जो लोग हैं या जो उनके लिए भी होती तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन उनको फिक्र सिर्फ जो है वो खान साहब की है, और उनके वो मॉनिटरिंग जज बन गए। तो मुझे इससे कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बड़ी अच्छी बात होती है अगर ये फैसिलिटी सिर्फ इमरान खान के लिए ना मौजूद होती और बाकी लोगों के लिए भी होती, लेकिन बज़ाहिर ये बड़ा क्लियर है कि ये फैसिलिटी सिर्फ इमरान खान के लिए मौजूद है। चलें सर, आपका पॉइंट आ गया। व्यूअर्स, छोटा सा वक्फा लेंगे, तो जो हमारे दीगर मौजूआत हैं उन पर भी राय लेंगे, लेकिन साइफर में मैं हारून रशीद साहब से जरूर पूछूंगा। वक्फे के बाद वक्फा ले लीजिए। इस डब्बे के अंदर नहीं है बाबा, ये कहीं और है, लेकिन इस मशीन की मदद से हम इन सबको देख सकते हैं। आज की दुनिया तो बड़ी तरक्की कर चुकी है भाई। बेटा जानी, मुझे तो लगता है सब लोग पागल हो गए। इन सबको तेरे लड़की होने पे हैरत नहीं हो रही? मैं आप लोग को क्या नजर आ रहा हूँ? आ रहा हूँ। अरे बाबा, क्या कर भूत बनाने वाली मशीन बना रहे थे? बस बेटा, मैं महंगाइयों में बगैर बताया आता हूँ। मैं बिना कीमत के पूरी फाइल आपको दे दूंगा। अरे आप घर जाएंगे और फाइल लेकर आएंगे, फाइल तो मेरे हाथ में। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, सेठ तेरे बच्चे दिए बाबा। जल्दी से माल समेटो और निकलने वाली करो। वो बच्चों है ना, वो मुझे सोने का सेट देने वाला है। एक बार वो हाथ आ जाए उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं बताऊं भी क्या कर सकता हूँ? अबे खुदा का वास्ता बता दे तू। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अहम डेवलपमेंट हुई है। हारून रशीद साहब, ब्रेक पर जाने से कबल मैं सवाल रखा था साइफर गुमशुदगी केस, उसमें भी खसूसी अदालत ने खान साहब को कल पेश करने का हुक्म दिया है और उनके जुडिशल रिमांड पे रखने का भी अहकामात हैं 30 अगस्त तक। उस पर आपकी क्या कानूनी राय है? देखिए, ये इस केस में तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है जी। साइफर केस या तोशाखाना केस, इन दोनों में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इतनी है कि इन्होंने खुद वो एविडेंस अपने खिलाफ बनाई हुई है। यानी कि साइफर तोशाखाना में जो चीज़ें बेची गई या जिस तरह भी ली वो गई, एसिड डिक्लेरेशन तो केस है ना, बेशक वो नहीं, उसकी एविडेंस तो है ना, तो उस एविडेंस पे ही बेस करके उन्होंने सज़ा भी दी है। अब तो हाई कोर्ट उसी चीज़ को देखेगी। लेकिन जो साइफर केस है, इसमें आपको याद होगा कि इमरान खान ने हज़ारों के जलसे में वो खत अपने जेब से निकाल के बाद उन्होंने लहराया कहा था। कि वो साइफर नहीं था, वो मैंने नहीं, ऐसे ये तो कागज जो बात वो स्पीच में कह रही हैं कि ये क्या है, देखा उसे जाएगा ना। अमेरिका ने धमकी बाद दी में है। तो जो मर्जी कहें वो। अच्छा। लेकिन एक डॉक्यूमेंट उन्होंने निकाला है, उस डॉक्यूमेंट को वजीर खारजा ने भी एडमिट किया है कि वो डॉक्यूमेंट था। और अब वजीर खारजा की शाह महमूद कुरैशी साहब की साबिक वज़ीर स्टेटमेंट ख़ारजा, भी आ बिल्कुल गई है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि वो डॉक्यूमेंट था। और वो तो इमरान खान के खिलाफ जो एविडेंस है, अब इन्होंने ये साबित करना है कि वो नहीं था या वो डॉक्यूमेंट था तो वो किधर है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होंगी, उस डॉक्यूमेंट की रिकवरी होनी है, उस रिकवरी के लिए इनका फिजिकल रिमांड होगा। और जो कानून कहता है कि जो चीज़ एलिज्ड हो, जिसके खिलाफ एलिगेशन हो, अगर वो एलिगेशन जिन्होंने एफआईआर दिया उन्होंने साबित करना है कि ये एविडेंस थी, इस बेस पे ये एफआईआर हुई थी और इस एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने ये इनक्रिमिनेटिंग आर्टिकल्स जो हैं वो रिकवर किए। अच्छा। तो वो आर्टिकल्स में आता है, वो डॉक्यूमेंट रिकवर होना है, वो जहाँ से भी होना है। आज चेयरमैन पीटीआई के वकला ने एक दरखास्त और भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई थी कि उन्हें किसी और केस में गिरफ्तारी से रोका जाए। वो दरखास्त जमा हुई है, मेरे ख्याल में अभी लगी नहीं है। नहीं, वो रोक तो नहीं सकती हाई कोर्ट। अगर केस रजिस्टर्ड है और उसमें इन्वेस्टिगेशन होनी है तो उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत अच्छा। रोक नहीं सकती। कोई पेशावर हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया था कि बार-बार गिरफ्तारियां जो है एक दफा नहीं सर, वो तो बेल हो जाए तो फिर ये नहीं ऑलरेडी होगी। केस रजिस्टर्ड है। नहीं, बेल हो जाए तो उस केस में नहीं हो सकता, दूसरे में तो फिर हो दूसरे सकता केस में है। हो जी सकती जी है। हो सकता है, ओके, डेफिनेटली। ठीक है। राना एहसान साहब, सर जरा इस पे हवाले से बात कर लेते हैं। बिजली के बिलों का मामला, चूंकि आप इकोनॉमिक साइड और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर भी रहे थे सर, इस पे बड़ी जेन्युइन लोगों की कंसर्न है। बहुत ही भारी भरकम बिजली के बिल आए हैं। ज़ाहिर बात है केयरटेकर गवर्नमेंट जो है उन्होंने तो 17 अगस्त को ओथ लिया है। ये जो जुलाई के बिल आए हैं, ये तो आप लोगों की जब हुकूमत थी, क्योंकि आप लोगों ने ज़ाहिर बात है 12 अगस्त तक असम्बली थी, 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने की एडवाइस दी थी। तमाम ये फैसले IMF की शराइत जो है उसके तहत ये बिल फार्मूलेशन हो रहा था। क्या कहेंगे राना एहसान साहब? सर ये लोगों के लिए तो अनअफोर्डेबल है, क्या वे आउट है अब इसका? देखिए, एक तो मैं जरा मुझे लीगल जो हमारी टीम है उसका मुझे वो मौकफ आ गया, और वो ये है कि ये क्योंकि शॉर्ट सेंटेंस था तो इसलिए जो है वो जो सज़ा है वो सस्पेंड हुई है। लेकिन जो अपील है मेरिट्स के ऊपर वो अभी चलेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और जब तक उसका फैसला नहीं होता इमरान खान साहब ना अहल ही रहेंगे। अच्छा। ये जो हमारी जो लीगल जो टीम है उसका ये बड़ा क्लियर कट मैसेज है। तो ये इसमें मेरे ख्याल से हमारा ये मौकफ है, जो वकील साहब बैठे हैं उन्होंने एक अलहदा दिया। जो आपका सवाल है, देखिए उसका जवाब ये है कि आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है, सबके लिए है, मेरे ख्याल से आपके लिए भी होगी, हमारे लिए भी है, और एक जो आम आदमी है उसके लिए तो ये जो बिजली के बिल हैं वो बड़े। लेकिन क्या ये इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है केयर टेकर सेटअप के पास? देखिए, जितना मैं इस मामले को समझता हूँ, मैं नहीं समझता कि इस वक्त फिस्कल गुंजाइश मौजूद है कि वो रिलीफ जो है वो इनको कोई बिलों में कमी कर सके। क्योंकि अगर वो बिलों में कमी करते हैं तो उनको IMF से इजाजत लेनी होगी, और जितनी वो कमी करेंगे या वो कहीं से वो कमी जो और कहीं एलोकेशन है उसको खत्म करके जो है वो यहाँ वो करेंगे, और अगर ऐसा नहीं कर सके तो फिर उनको नए टैक्सेस लगाने होंगे। एक जो इसका सोल्यूशन बनता है वो ये बनता है कि इसको बिलों को एवरेज आउट कर दिया जाए, और वो महीने जो जिसके अंदर जो है वो बिल कम आते हैं वहां इनको स्प्रेड कर दिया जाए। एक ये हल है। देखिए, लॉन्ग टर्म में जो सोल्यूशन है कतलाने के लिए माजर लॉन्ग टर्म जाने से पहले आपने कहा एवरेज कर दिया जाए, वो उसके लिए भी IMF से पूछना पड़ेगा या नहीं, उसको किया जा सकता है
राना एहसान साहब? देखिए, उसके लिए आईएमएफ से इसलिए नहीं पूछना पड़ेगा क्योंकि आप कोई रेवेन्यू शॉर्टफॉल नहीं क्रिएट कर रहे, आप सिर्फ एक तरीके से किस्तें कर रहे हैं और उन किस्तों को आप अगले महीने में जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। जिन महीनों में बिल कम आते हैं आप स्प्रेड आउट कर रहे हैं। तो वरना अगर आप कोई फिस्कल कोई डिफरेंस क्रिएट करते हैं मिसाल के तौर पे, तो फिर आपको उसके लिए जो है वो इजाजत भी लेनी होगी और तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी इसमें देखें, ये जो यहाँ एक जो सूरत हाल है उसके अंदर जिस तरह ये एफसीए है, फ्यूल कॉस्ट है या क्यूटीए है, ये बिल का हिस्सा होता है। इसके ऊपर जो है ये सिर्फ कुछ लैग के साथ लगता है। इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं वो यही हैं कि आप अपने लाइन लॉसेस कम करें। लाइन लॉसेस इन्वेस्टमेंट के साथ कम होते हैं और ये लॉन्ग टर्म पे कम हो सकते हैं। थेफ्ट मैं समझता हूं ये 1-2 साल के अंदर अगर प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट मिलके काम करे तो तभी ये मुमकिन है। ये इसलिए नहीं इस पे भरपूर कार्रवाई हो सकी क्योंकि फेडरल और प्रोविंसेस कभी मिलके उस तरीके से इस पे काम नहीं कर सके। अगर मिसाल के तौर पे केपीके पे थेफ्ट है तो वफाक और सूबों की वो कोऑर्डिनेशन नहीं रही कि आप उसको रोक सके, तो वो तभी मुमकिन है अगर ये सब कुछ, तो वो 1-2 साल में ये पॉसिबल है कि आप थेफ्ट को दूर कर सकें, जितना मैं इस मामले को समझता हूं। बाकी जो टैक्सेस का है कि टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, देखें वो भी एक लॉन्ग टर्म के अंदर उसका सोल्यूशन है कि आप टैक्स नेट को फैलाएं, ये ताजरों को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, प्रॉपर्टी सेक्टर को टैक्स करें ताकि ये आपकी सेल टैक्स जो है बजाय के 18% पे जो चले गया आईएमएफ के साथ जो मुआहदा हुआ है इसको फिर नीचे लाया जाए। इसके अलावा एक लोग कहते हैं कि कैपेसिटी पेमेंट को जो है वो रीनिगोशिएट करें, लेकिन जो 27 आईपीपी के मुआहदे रीनिगोशिएट किए, पीपीपी बड़ा, ये पीटीआई बड़ा क्लेम करती है कि उन्होंने रीनिगोशिएट किए, उसका 85 पैसे का फर्क आया था। तो मेरे ख्याल से ये एक बयानिया ज्यादा है कि आप उसको रीनिगोशिएट कर लें या वो कर लें, लेकिन उससे कोई नतीजा ज्यादा नहीं निकलेगा क्योंकि दुनिया में जब आप एक सिंगल बायर को बेचते हैं तो फिर कैपेसिटी पेमेंट्स होती हैं। और अगर किसी हुकूमत ने मिसाल के तौर पे पीटीआई जो है वही ऐसा मुआहदा कर लेती कि जिसके अंदर कैपेसिटी पेमेंट ना होती आईपीपी के साथ, तो हम मानते हैं कि हाँ भाई वो मुआहदे गलत थे और ये जो मुआहदा है वो ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो एक मुआहदा भी नहीं किया। तो वो उस पे पुराने पे आप तनकीद जरूर कर सकते हैं। मैं फिर ये कहूंगा कि ये भी एक जो उन्होंने 27 आईपीपी के मुआहदे रीनिगोशिएट किए, उनका 85 पैसे का असर आया, तो वो उससे नुकसान ये हुआ कि जो इंटरनेशनल आपके आगे जो एफडीआई आनी है वो फिर मुल्कों को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अगर आपने क्या सर, एक सवाल फिर मैं शर्मिला साहब के पास जाऊंगा, क्या इस तरह के मुआहदे और मुल्कों ने भी किए कैपेसिटी पेमेंट वाले, राना एहसान साहब? जी बिल्कुल, ये नॉर्मल एक चीज है क्योंकि वो उसमें इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक होती है। तो ये जो 70% कैपेसिटी पेमेंट होती है, ये बेसिकली जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की होती है या जो डेट लिया होता है और उनकी जो इक्विटी होती है उसकी ये रीपेमेंट होती है। बाकी वो मैकेनिज्म ठीक है, वो कैलकुलेट कैपेसिटी पे होता है, लेकिन ये ऐसी अनहोनी चीज नहीं है पावर सेक्टर में, ये और मुल्कों में भी होती है। यहाँ हमने इसको जो है वो एक बिल्कुल हाईलाइट किया। देखें बात ये कि सर हाईलाइट ही उसका इम्पैक्ट बड़ा आ रहा है ना सर, वो तो अरबों रुपए की उसकी पेमेंट जो है वो बिलों की सूरत में हो रही है ना राना साहब, इसलिए वो हाईलाइट हो रहा है। मैं शर्मिला साहब आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि वो बिजली के बढ़ते हुए बिलों में एहतजाज में शामिल होंगे, तो ये तो आप लोगों की हुकूमत ही का फैसला था ना। तो मैं जरा ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी ओनरशिप सिर्फ एक्सक्लूसिवली राना एहसान साहब और उनकी जमात के, ये जो आप लोग जो 16 माह की पीडीएम और इत्यादि हुकूमत में शामिल थे वो भी ओनरशिप ले रहे हैं, फिर एहतजाज किसके खिलाफ किया जा रहा है? शर्मिला साहब देखिए, बात यह है कि अनवार साहब, एक हद तक बिजली के नरखों के अंदर इजाफा हो सकता है जितना आवाम उसका बोझ बर्दाश्त कर सके। ये नहीं हो सकता कि हर माह आप बिजली के नरखों में इजाफा करें। लोगों का गुजर बसर जो है वो पहले तो मुश्किल हो गया था, अब तो नामुमकिन हो गया है। मतलब लोग खुदकुशी कर रहे हैं बिजली के बिलों को लेके, लोग अपने बच्चों का गला दबा रहे हैं, लोग जो हैं वो फाका कशी के ऊपर आ गए हैं। मतलब जिनके घरों में सोलर सिस्टम भी लगे उनके भी लाख 2-2 लाख रुपए के बिल आए हैं। पीडीएम की हुकूमत ने बिल्कुल कोशिश करी, आईएमएफ के पास गए, कुछ मुश्किल शराइत रखी जिसके ऊपर अमल दरामद करना लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सर्कुलर डेट को जो है उसको डील ना कर सकें या आप लाइन लॉसेस को कम ना कर सकें। यू हैव टू कम अप विद आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन। इस तरह तो
मेरा ख्याल है इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो जाएगी, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। देयर इज नो वे आउट कि अगर आप इस तरीके से एग्जॉर्बिटेंटली क्रिमिनल इंक्रीज करेंगे बिजली की नरखों के अंदर, फिर आप पेट्रोल के अंदर इजाफा पे इजाफा करते जाएंगे तो फिर रह क्या जाएगा? नहीं, आपकी बात से मतलब ये तो महंगाई का ऐसा तूफान बरपा होगा कि लोग जो हैं वो, मैं समझती हूँ कि खुदकुशी इज अ स्मॉल वर्ड इसके सामने। मतलब इस वक्त तो जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। एक शख्स जिसकी तनख्वाह 25,000 रुपए है वो 40,000 का बिजली का बिल कैसे देगा भाई? मतलब दिस इज टू मच। यस, इसमें मैं सिर्फ ये कह देना, फिर नोटिस ले लेना, फिर जी उसके ऊपर एक कमेटी बना देना, ये दिस इज नॉट द सोल्यूशन। ओके, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सही आप कह रही है, जाहिर बात है ये बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, बल्कि नामुमकिनात भी हो जाता है कि अगर आपकी तनख्वाह से ज़्यादा आपका बिजली का बिल है। लेकिन शर्मिला साहब, जो बिजली की चोरी है इसको रोकने के लिए पॉलिटिकल विल पाई जाती है फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे। हमें जो आदाद शुमार बताए गए हैं 520 अरब रुपए की जो है वो चोरी होती है बिजली पाकिस्तान में। मुफ्त की बिजली दी जाती है 1 से 17 और 17 से 22 के मुलाजमीन को। तो जब आप लोगों की हुकूमत थी तो इस साइड को क्यों नहीं देखा गया? मैं ये सवाल ना पूछना चाह रहा हूं कि अगर उसको भी रोक लिया जाता तो उसका भी इम्पैक्ट आता, शायद इतनी जीएसटी लगाने पड़ते। देखिए बात ये है अनवार साहब 16 माह की हुकूमत के ऊपर इतना बड़ा चैलेंज डालना, ये मैं समझती हूँ कि ज्यादती होती। तो अभी तो माह भी नहीं हुआ, केयरटेकर गवर्नमेंट पे सारी जमातें कह रही हैं हम एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत नहीं थी जी, ये नहीं देखिए ना, केयर टेकर गवर्नमेंट का तो काम ही नहीं है ये काम करना। उनका तो काम है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर चलाना। उनका ये काम थोड़ी है कि बिजली के नरखों में इजाफा करो या फिर एक कमेटी बना दो कि जो पार्लियामेंट ने लॉज पास किए हैं उसके अमेंडमेंट्स ले आओ। दिस इज नॉट द जॉब, दिस इज नॉट द डोमेन। पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा कर दो, फलां काम कर दो, ये जो काम कर रहे हैं तो इनका परव्यू ही नहीं है इनका। सो आई डोंट नो ये किस तरीके से ये काम कर रहे हैं या क्या समझ रहे हैं कि कितने अरसे के लिए आए हैं। तो ये जो प्रोटेस्टर्स हैं फिर इनसे कैसे जबरदस्त हुआ जाए? 16 महीने जो हमने गुजारे हैं एक कोalition गवर्नमेंट के अंदर, वो तो मैं समझती हूँ कि सर्वाइवल मोड में थे हम। अगर तो IMF के पास ना जाते तो खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट में चला जाता, वो तो और बर्बादी हो जाती। लेकिन अगेन लाइन लॉसेस किस तरह कम? अगर आपको पता है कि आपने ट्रांसमिशन लाइंस के ना इन्वेस्ट करना है, नई लाइंस लगानी है तो आप लगाएं। बिजली चोरी रोकनी तो आप रोकें। कितना मुश्किल है आइडेंटिफाई करना एक PMT से कि ये PMT 20 घरों में जा रही है। चेक कर लें कितना उसके अंदर आपका KV जा रहा है और कितना बाहर आ रहा है, और डिटेक्ट कर लें कि कितनी चोरी हो रही है, वहां काट दे बिजली। इसमें पॉलिटिकल विल की क्या जरूरत है? ये किसका फेलियर है? वर्क शर्मिला तो आपके डिस्कोर्स को करना है। ये किसका फेलियर है कि क्यों कर फिर चोरी? जो आपने कहा कि इफ इट इज दैट सिंपल तो चोरी क्यों नहीं रोक पा रही? इदारों का फेलियर है ना। अच्छा, बात सुने, बात ये है कि इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट कंपनी है जो कराची के अंदर है, ठीक है जी जी, जहां पर वो डिटेक्ट करते हैं कि बिजली चोरी हो रही है वहां पर वो बिजली बंद कर देते हैं। वहां पर लोड शेडिंग होती है। जिन एरियाज के अंदर 100% बिलिंग आ रही है, 95% बिलिंग आ रही है, वहां पर कोई लोड शेडिंग नहीं है। वो अलग बात है कि जब नेपरा अप्रूव करती है टैरिफ इंक्रीज तो फिर वो अपने वो बढ़ा देते हैं। लेकिन अगेन एक तरीके से के इलेक्ट्रिक ने भी हमें फेल किया, क्योंकि उनकी तो जब सेल हुई थी तो उसके अंदर ये शामिल था कि वो ट्रांसमिशन लाइंस को इम्प्रूव करेंगे, वो मजीद इन्वेस्ट करेंगे, वो ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएंगे। उसमें से तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 3 कंपनियां बदल चुकी हैं, अब चौथी आ रही है। सो दैट अगेन उसके जो लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है वो फेडरल गवर्नमेंट है। अभी भी 27% शेयर उनके पास है, तो क्यों नहीं फेडरल गवर्नमेंट उनसे पूछती है? क्या ऐसी मजबूरी है? पूछनी चाहिए उनको। यस, दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दे शुड बी टेकन टू टास्क। यस, दे शुड बी टेकन टू टास्क। एक छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हारून साहब से भी समझ लेंगे, क्योंकि मुझे यकीन इनका भी बिल आया होगा। चेहरे के तासुरात भी बता रहे हैं कि इनका भी बिल काफी भारी आया है। लेकिन व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं इन मामलात को हम ज़ेरे बहस लाएंगे। हमारे साथ रहिए।
The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. वेलकम बैक। हारून रशीद साहब, सर आपकी हवाले से क्या राय है? आपने सुन ली बात शर्मिला फारूकी साहबा की भी, उनकी बात भी सही है कि जो इदारे काम नहीं करे दे शुड बी टेकन टू टास्क। राना एहसान साहब कहते हैं कि आईएमएफ से मुआहदा ये फेलियर है अदारे का। यानी कि देखें, आम लोग हैं वो अपने बिल नहीं दे रहे, दे नहीं सकते। अब मेरा ज़ाती जो बिल है वो 92,000 का है, 92,000 और 2 AC वो भी रात के वक्त चलते। तो अगर हमारा भी ये हाल है तो बाकी पब्लिक का भी ये हाल, और जिस तरह लोग बाहर आए हैं ये जेन्युइनली बाहर आए हैं। ये कुछ ये नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से आए हैं, वो अपने हालात को देख के, इतनी इनकम नहीं होती जितना उनका अखराजात आ जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल, और दूसरा ये मिस यूज़ ऑफ पावर जो है वो सरकारी अदारे और ऐसे अदारे जिनके मुलाजमीन जो हैं वो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं, उन सारों का बोझ, और जो बिजली चोरी होती है उसका बोझ जनरल पब्लिक पे पड़ता है। और सर मुफ्त के जो यूनिट्स दिए जाते हैं, ये सारी चीजें मतलब 2,000 यूनिट्स मुफ्त के दिए जा रहे हैं। यही बात है, अगर 1,000-2,000 यूनिट खत्म कर दिया जाए, उसका बोझ जनरल पब्लिक पे पड़ेगा, तो उसको खत्म करें। जो सेक्टर टैक्स नहीं देते उसका बोझ भी इसके थ्रू रेवेन्यू पूरा कर रहा है। सरकारी मुलाजमीन है तो बड़े मुलाजमीन जो हैं उनके पास 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं, वो पेट्रोल जा रहा है, और हज़ारों लीटर जो है वो मंथली दिया जाता है, बिजली के बिल दिए जाते हैं, उन्हें खनसामे और ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड दिए जाते हैं, 3-3, 4-4 अगर मुल्क के इतने मुश्किल मुआशी हालात है तो उधर झलक उधर भी आए। 3-3, 4-4 गाड़ियाँ हैं जी। तो ये सारे मामलात जो हैं इनको रोकना पड़ेगा। ये अखराजात जो हैं गवर्नमेंट को अपने काम करके पब्लिक पे बोझ कम हो, क्योंकि गवर्नमेंट तो आप समझते हैं इदारों का फेलियर, और जो सियासी हुकूमतें आती हैं उनका इसमें क्या रोल उनको भी होना ये चाहिए? करना चाहिए डेफिनेटली। देखें ना, जो लोग चोरी करते हैं ला मौजूद है, और उनके खिलाफ एक्शन लें। चोरी जो करते हैं उनके खिलाफ ला मौजूद है, उनकी सज़ा हो जाती है। और इसलिए जब गवर्नमेंट जो भी हो, सियासी हो या केयर टेकर हो, उन्हें को ला पे अमल दरामद करना चाहिए। राना एहसान साहब, सर ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये इस हवाले से जरूर बताइएगा, पावर थेफ्ट है, लाइन लॉसेज हैं, हमारी डिस्कोस ट्रांसमिशन की कारकर्दगी है, इदारों का फेलियर है, लेकिन सर ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की ज़ाहिर बात है, जब लोग वोट देते हैं उनसे यही तवक्को होती है कि इन चीजों में बेहतरी लाई जाएगी, वो नहीं नजर आ रही। नहीं, इनमें बेहतरी आई। अगर आप 13-18 का दौर देखेंगे तो गालबन मेरे ख्याल से 2-2.5% लाइन लॉसेस को कम किया गया, और उसमें मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हुई। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया, लाइन लॉसेस गालबन हमारे 16 से 18% हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 6% है, 10% तो तकरीबन। अच्छा, जो थेफ्ट है वो इसके अलावा है, जो आपकी रिकवरी नहीं हो पाती। तो ये दो चीजें मुख्तलिफ हैं। लाइन लॉसेस तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने जितने पैसे आपके पास अवेलेबल हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और उसको बेहतर कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि बेहतर रास्ता प्राइवेटाइजेशन होगा इन डिस्कोस का, कि वो ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट कर सकेंगी कि बजाय कि ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर डिस्कोज रहें। जो थेफ्ट है वो मेरे नजदीक, जो मुझे जितनी समझ है इस मामले में, वो एक कोऑर्डिनेशन का फुकदान, और एक जहां विल भी थी वहां अगर सूबों ने, क्योंकि देखें जो ये डिस्कोज हैं उनकी अपनी तो पुलिस फोर्स नहीं है, अगर वो आइडेंटिफाई कर भी दें कि किसी कहीं चोरी हो रही है तो वहां कार्रवाई तो पुलिस ने करनी है, और अगर पुलिस ना ताउन करे तो फिर वो मुमकिन नहीं है कि वहां कोई कार्रवाई हो सके। तो ये एक कोऑर्डिनेटेड, यही सोच के साथ मेरे ख्याल से जो प्लान किया जा रहा है कि डिस्कोस को जो है वो सूबों के हवाले कर लें, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट उनके पास है, तो वो फिर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ थेफ्ट को रोक सकते हैं। मेरे ख्याल से इस फैसले का बैकग्राउंड ये है।
तो यही वजह रही है कि इसके ऊपर, इसके अंदर भी देखें कमी आती रही है, टाइम के साथ साथ थेफ्ट कम होता रहा है, लेकिन अभी भी वो 520 अरब है। और आप हैरान होंगे कि ये जो थेफ्ट है ये कहीं आपके ये बॉर्डर और बॉर्डर एरियाज में नहीं हो रहा था। ये पेशावर शहर में हो रहा है, ये शिकारपुर में हो रहा है, ये कहीं जो है वो गुजरावाला में कहीं कोई हो रहा होगा। तो ये ऐसे एरियाज नहीं है जो नो गो एरियाज हैं यहाँ। लेकिन आपको एक विल चाहिए और उसके अंदर कोऑर्डिनेशन चाहिए आपको सूबों के साथ। जो मुख्तलिफ हुकूमतें रही हैं वो नहीं कोऑर्डिनेट करती रही, मेरे ख्याल से ये एक बड़ी वजह रही है। लेकिन अब अगर ये सूबों को चला जाता है तो इसमें मेरे ख्याल से बेहतरी आएगी। इससे बेहतर ये होगा, सूबों से बेहतर ये होगा कि ये प्राइवेटाइज हो जाए तो और बेहतरी आ जाए। मेरे ख्याल में दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर प्राइवेटाइज हो जाए तो शायद इनकी कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी। शर्मिला फारूकी साहब, जाहिर बात है इस पर भी अगर कोई आप राय देना चाहे। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात हुई। आप लोगों की जानिब से तसलसल से बात की जा रही है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, जो कि आइन के तहत होने भी चाहिए, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो डिलिमिटेशंस का मामला है और इलेक्शन कमीशन ने अपना एक पूरा शेड्यूल भी दिया हुआ है 14 दिसंबर तक, तो आज जो मुलाकात हुई तो अब तक की क्या इतलात हैं? आप लोगों ने अपना तो पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे किया, अब आपको क्या तवक्को है कि 90 दिन में हो पाएंगे या ये हल्का बदियों की वजह से इनमें ताखीर होगी? देखिए जी, पीपल्स पार्टी के वफद ने तो यही उनसे बात भी की है और उनको दलील के साथ ये बात पे बावर भी कराया है कि इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए, विच इज़ 90 डेज़ जी। और हल्का बंदियां होना ज़रूरी नहीं है, पुरानी हल्के बंदियों के ऊपर भी इलेक्शंस हो सकते हैं। और अगर हल्का बंदियाँ होनी भी हैं तो उनको जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए और मुकर्रर वक्त में इलेक्शंस हो जाएं। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि किसी सूरत इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए, इससे आवाम में मज़ीद फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। पीपल नीड टू वोट फॉर देयर ओन लीडर्स, ताकि वो एक हकीकी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आए और वो इस मुल्क को एक सही राह के ऊपर, सियासी और माशी राह के ऊपर गामजन करें। हमने तो जाके जो हम एक जो फोरम है, जो इसका मजाज है और जिसने इलेक्शन करवाने इस पर जाके बात करें, उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है कि हम जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखें आइंदा आने वाले दिनों में वो क्या करते हैं, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी अपना लाएमल तय करेगी। मुराद अली शाह साहब जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे सिंध के, वो शामिल थे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में, आपके फेडरल कैबिनेट मेंबर्स भी थे, उसमें ये बात तय हो गई थी। उसके बाद इसको ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने नोटिफाई कर दिया। तो शर्मिला साहब, आप नहीं समझती कि वो भी एक आईनी फोरम था, उस पर फैसला हो गया अगर हल्का बंदियों का, तो वो भी नागुज़ीर हैं? देखिए, सीसीआई जो है वो हल्का बंदियां नहीं करता है और वहाँ पर हमें यही बताया गया था कि इस नए सेंसस की नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शंस में डिले नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिकल 51(5) के तहत न्यू डिलिमिटेशंस आर नॉट नेसेसरी। और क्योंकि कोई नई सीट नहीं ऐड हो रही है, सो अगर कोई नई सीट ऐड नहीं हो रही तो फिर नई डिलिमिटेशंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये नई हल्का बंदियों की चीज़ें, ये शेड्यूल सारा सामने आ गया है, तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर अस एंड ये हमारे लिए बहुत ही तकलीफ दह बात है कि हम हमेशा से जो आइन की पासदारी करते हैं, और ये मुल्क चलता ही आइन के ऊपर है, वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और इलेक्शन कमीशन मजाज है उस आइनी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर इलेक्शंस करवाने का। लेकिन मैं बसद एहतराम, जब पंजाब और केपी में 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो उस वक्त तो पीपल्स पार्टी ने ऐसा मौक़िफ़ नहीं अख्तियार किया था, वहाँ पर भी असम्बली तहलील हो गई थी और 90 दिन में इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया था। देखिए, पंजाब के अंदर तो न जाने एक बहुत ही मैं समझती हूँ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वहाँ पर काम चल रहा है, और बहुत ही मैं समझती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये अनप्रेसिडेंटेड है। हमने इससे पहले ऐसा सच नहीं देखा कि जिस तरीके से वहाँ पर एक अना की ज़िद में आके इस्तीफ़े लिए गए और असम्बली को तहलील किया गया, ये मतलब ये बहुत ही एक अफसोसनाक सिनेरियो रहा है। लोगों का जो अगर कोई मैंडेट था तो वो मैंडेट जो है वो उसको मजरू किया गया, और ये तरीक़ेकार नहीं है कि अगर मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो मैं जहाँ पर मेरी हुकूमत जाती है तो फिर मेरी असम्बली में अगर मेरी अक्सरियत है और मेरा चीफ मिनिस्टर है किसी सूबे में तो मैं उसको तहलील कर दूँ क्योंकि मैं अब वज़ीर आज़म नहीं रहा। दिस इज़ नॉट हाउ सिस्टम वर्क्स, इट्स नॉट हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। और यही वजह है, हम बारहा कहते हैं कि इमरान खान ने अपनी अना की खातिर इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया है। 9 मई के वाक़यात आप देख लीजिए, एक काला धब्बा है इस मुल्क की
तारीख के अंदर, और ये कई अदवार तक ये याद रहेगा। और ये दिस इज़ समथिंग जो ना सिर्फ हमें इंटरनली नुकसान पहुंचाया, हमें एक्सटर्नली बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक, मैम एक और नुकता टुवर्ड्स दी एंड, MQM पाकिस्तान, आप ज़ाहिर बात है शहर कायद में हैं, आप माशाल्लाह खुद पीपल्स पार्टी की एक नुमाइंदा लीडर हैं। MQM पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उनका इसरार है कि नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन होने चाहिए, ज़ाहिर वो भी कराची के एक नुमाइंदा जमात है, उस पर आपकी क्या राय है? आप लोग कोलिशन पार्टनर भी रहे अभी 16 माह जो हुकूमत थी, वो उनका ये तसलसल से इसरार है कि होनी चाहिए हल्का बंदी। आप कह रहे हैं कुछ लाजमी नहीं है नई हल्का बंदी हो, पुरानी हल्का बंदियों से भी नए सेंसस के साथ इंतखाब हो सकता है। देखिए, टू ईच अ जोन, हम वो बात करेंगे जो आइन में दर्ज है, और 3 जगह आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होना चाहिए। MQM क्या बात कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्यों कर रही है, वो उसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं, बट हम जो बात कर रहे हैं वो आइनी है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके सर, आपकी क्या राय है टुवर्ड्स दी एंड? हारून रशीद साहब, ये नई हल्का बंदियाँ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है, या जैसे शर्मिला साहबा कह रही हैं कि आइन में इसका जिक्र नहीं है, सेंसस हो गए हैं, अब इलेक्शन हो जाने चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनली तो 90 डेज़ में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज़ ही, बलूचिस्तान में भी यही पॉइंट रेज किया जा रहा है कि हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, और MQM ने भी उठाया है, और पंजाब में भी यही कुछ पोजीशन है, और साथ ही MQM ये भी कहती है कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो। तो इसका मतलब है कि पार्टीज़ एक पेज पे नहीं है, इन पार्टीज़ को एक पेज पे होना चाहिए। उनको अगर ये है तो जो सेंसस हुआ है उस पे इलेक्शन 90 डेज़ में होना चाहिए। अच्छा, और वो आप समझते हो सकता है नई हल्का बंदियाँ भी हो सकती है 90 दिन में? ना, अगर ये ऑब्जेक्शन करते रहेंगे तो ये मैटर फिर जाएगा इलेक्शन कमीशन में, पिटिशनें दायर हो जाएंगी डीलिमिटेशन पे कि ये इलेक्शन नहीं हो सकता जी, इसलिए कि यहाँ पे हमारे जो हल्के हैं वो बिखरे हुए हैं या एक नहीं है। तो वो फिर वो फैसला करेंगे, फिर हाई कोर्ट आएंगे, उसको चैलेंज करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उस पर टाइम लगेगा। राना साहब, सर ये जो फैसला किया गया, तो ये तमाम चीजें, ये जो इसके इम्पैक्ट है, ये मद्देनजर था? जैसे आपने शर्मिला साहबा को भी सुना, पीपल्स पार्टी का तो बड़ा, जिसे कहते हैं, क्लैरिटी के साथ मौकफ है कि कम वक्त में 90 दिन के अंदर आप लोग इलेक्शन कराएं, बेशक डिलिमिटेशन ना कराएं। देखें, ये मौकफ तो किसी का भी हो सकता है, हर एक की ख्वाहिश हो सकती है कि कैसे मामलात हों, लेकिन जो डिलिमिटेशन है वो भी एक आईनी जो है वो मामला है, और उसकी जो जिम्मेदारी है वो एक आईनी अदारा जो कि ECP है उसकी है, और उसने स्केड्यूल निकाल दिया है डिलिमिटेशन का। अगर तो किसी को इख्तलाफ है कि ये डिलिमिटेशन प्रोसेस नहीं होना चाहिए तो ठीक है, उन्होंने राय तो ले ली है सबसे, लेकिन उनका वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं, तो फिर ये कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाना होगा। मेरे नजदीक ये एक आईनी प्रोसेस है डिलिमिटेशन का, और 14 दिसंबर को ये खत्म हो जाएगा। ये जो एक खदशा इन्होंने जाहिर किया कि आगे एतराजात होंगे, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं होता। डिलिमिटेशन का प्रोसेस एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में होता है। वो चीजें, अगर किसी को एक हल्के में कोई इतराज है तो वो चलता रहता है मामला, उसकी वजह से इलेक्शन नहीं रुकता। तो ये दिसंबर 14 को, ये मेरे ख्याल से दिसंबर 14 को खत्म होगी डिलिमिटेशन इतराजात के साथ, और उसके 60 दिनों के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। ये मुझे तो ये चीज नजर आ रही है। बाकी जो आईनी जिसका मैंडेट है वो ECP है, और उसने वो स्केड्यूल अनाउंस कर दिया। थैंक यू सो वेरी मच राना एहसान अफजल साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। शर्मिला फारूकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने पार्टी का मौका। हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने लीगल नुकात पर भी मौकफ दिया। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। आज का ये शो था। अब कल जो है वो साइफर गुमशुदगी केस में पेशी है चेयरमैन PTI के, देखें उसमें क्या सूरत-ए-हाल इख्तियार करती है, और दीगर मामलात भी हैं, सियासी भी हैं, बिजली को बिलों का मामला भी है। वैसे कल एशिया कप भी उसका आगाज़ होने जा रहा है, जो कि बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इज़ प्लेइंग होस्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान का पहले रोज़ ही मुकाबला होगा नेपाल के साथ। हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान इस पर ज़बरदस्त किस्म की जीत हासिल करे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।